जय हिंद दोस्तों। मैं शिखा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार यमी यूपीएससी में। तो कल के लिए तो हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। कल किसी कारणवश हमने कोई वीडियोस नहीं बनाई, तो इसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। आज से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल सीरीज़ अपना। पीछे हमने 2 वीडियो में आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किए थे। आज का अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 3, जिसमें कहा गया है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियों के बारे में। आर्टिकल नंबर 3 देखिए, आगे हम इस पीडीएफ में देखेंगे, पीपीटी है। तो आर्टिकल नंबर 3 जो है वो अधिकृत करता है क्या, वो संसद को अधिकृत करता है कि नंबर एक है किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अथवा अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर। कहने का तात्पर्य है किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र, जैसे कि हमारा अभी वर्तमान में 2014 में बना था तेलंगाना बना है ना। तो तेलंगाना क्या है, आंध्र प्रदेश का ही एक पार्ट है। उसी राज्य का राज्य क्षेत्र से निकालकर उसे तेलंगाना को अगला 29वां राज्य बनाया गया था। तो ऐसे ही बात कर रहा है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर। मतलब ये कि मान लो, जैसे कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे कि मान लो कि ये है हमारा यूपी, थोड़ा सा खराब है यूपी, और यहीं से बॉर्डर लगता है किसका, बिहार का। मान लो बिहार का लगता है, तो ये बिहार है। अब इतने से पार्ट को इसको मिलाकर हम एक अलग नाम दे दें, कुछ भी नाम दे सकते हैं, उत्तरी राज्य दे सकते हैं ना। तो इस प्रकार जो 2 राज्यों से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर हम अगर किसी राज्य का निर्माण करेंगे, तो वही कह रहा है राज्यों के भागों को मिलाकर। अथवा अगला है राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। वही बात है जो हमने अभी बताई पहले, उत्तर प्रदेश से जैसे थोड़ा सा हिस्सा ले लिया और बिहार से थोड़ा सा हिस्सा लेकर एक नए राज्य का निर्माण कर दें। अगला है ब नंबर, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी संसद। जैसे कि अब यूपी का इतना पार्ट है, तो यूपी को हम बिहार से ही हिस्सा लेकर अगर हम यूपी को चाहें तो हम यहाँ तक ला सकते हैं और अगले जिले का नाम भी दे सकते हैं। नहीं, तो यही बात यहाँ पे कह रहा है। अगला है सा, क्षेत्र को घटा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि हम यूपी, अब जैसे यूपी का क्षेत्र है, तो जो यूपी का क्षेत्र है, जैसे कि अभी हमने देखा कि ये मान लो यूपी है, ये है, तो हम इसका क्षेत्र घटा भी सकते हैं। ये जो पार्ट है ये बुंदेलखंड में आता है। जैसे कि ये क्या है कि एमपी के अंदर तरफ ये पूरा एमपी है, इधर अंदर तरफ घुसा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस राज्य के इतने क्षेत्र को एमपी में हम मिला सकते हैं। हम नहीं, सॉरी, संसद इसको मिला सकती है। नहीं, तो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। सपोज संसद ने क्या किया, अगर यहाँ पे बिहार है और ये सीमा लगती है ये, और इस सीमा को परिवर्तन भी कर सकती है। क्या पता कह दे कि ये सीमा जो है यहाँ तक है ये सीमा, या फिर ये आगे बढ़ा के अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तरी में नेपाल है, उस नेपाल से लगा हुआ जो बॉर्डर है उसको क्या पता और सीमा परिवर्तन कर सकती है कि नहीं, यहाँ पे यूपी है और यहाँ पे जो है बिहार की जगह ये यूपी की सीमा है, ऐसे कह सकती है संसद। नाम में परिवर्तन कर सकती है, नाम में कैसे परिवर्तन करेगी। अब जैसे कि अभी कई ऐसे क्षेत्रों के नाम हैं जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। मान लो एक जिला ही ले लो, जैसे कि प्रयागराज है, प्रयागराज पहले नहीं था, पहले तो इलाहाबाद था। अब क्या है, अब इसका नाम प्रयाग कर दिया गया।
पहले नाम कुछ और था, अब प्रयाग कर दिया। अब जैसे अयोध्या, अयोध्या का नाम जो साकेत था, प्राचीन काल में क्या था? साकेत था। प्राचीन, प्राचीन में क्या था? सॉरी, प्राचीन में साकेत था, प्राचीन में साकेत। अब उसका नाम जो है अयोध्या पड़ गया। नहीं, तो इसी तरह से संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र में नाम परिवर्तन कर सकती है या उस पूरे जिले का नाम परिवर्तन कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य यही है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद में क्या है? दो शर्तें दी गई हैं। अनुच्छेद में दो शर्तें दी गई हैं। पहली, कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के बाद किसी को मतलब मंजूरी के बाद मतलब संसद में पेश किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अध्यादेश जारी होने से पहले जाके संसद में पहले पेश किया गया, फिर राष्ट्रपति जो है मंजूरी बाद में दी गई। नहीं, बाद में नहीं, पहले मंजूरी, उसके बाद संसद में पेश किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है। अगला है, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधान मंडल का मत जानने के लिए, संस्तुति से पूर्व इसलिए किया जाएगा, संस्तुति से पूर्व उस मतलब राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए क्या करेंगे? भेजते हैं। और यह निश्चित समय सीमा के भीतर होता है। जितना समय मान लो अगर दिया गया, अगर 14 दिन दिया गया, 14 दिन दिया गया तो 14 दिन ही रहेगा। यह 15 नहीं हो सकता, ये 15 नहीं हो सकता, ये 15 नहीं हो सकता। 14 दिन अगर दिया है तो 14 दिन, 15 दिन नहीं हो सकता। अगर उसने 60 दिन दिए हैं ना तो 60 दिन यानी कि 2 महीने दिया है तो 2 महीने, 4 महीने दिया है तो 4 महीने, लेकिन 4 महीने से एक दिन ज़्यादा ना कम हो सकता है। निश्चित समय के भीतर ही दिया जाना चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है कि बाध्यकारी है, अगर विधानमंडल कोई सलाह देता है राष्ट्रपति को या मत देता है तो राष्ट्रपति के लिए क्या जरूरी है कि नहीं मानना ही मानना है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन विधानमंडल का कोई भी मत राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा हो स्वीकार करें या ना करें, वो उनकी मर्जी है। हाँ, अगर उनकी इच्छा है, अगर अच्छा विचार विधानमंडल ने दिया है तो बेशक वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उनकी मर्जी के हिसाब से। अब कोई रोटी खाना चाहता है, कोई पूड़ी खाना चाहता है ना? कोई रोटी खाना चाहता है तो कोई पूड़ी खाना चाहता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम नहीं, अगर हमारी मर्जी है तो हम रोटी ही खिलाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी इच्छा, वो रोटी खाए, पूड़ी खाए, पराठा खाए, कुछ भी खाए, हैं, कुछ भी खाए। तो इसका तात्पर्य यही है। अब उन्होंने तो मत दे दिया, हमने रोटी बना के रख दी, मान लो एक महिला के तौर पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने खाना बना दिया। अब सामने वाले की इच्छा है, खाए ना खाए उसकी इच्छा, भूखा रहना भूखा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी प्रकार राष्ट्रपति जी हैं, विधानमंडल की अगर कोई सलाह आती है, मत आता है तो हो सकता है स्वीकार करें, हो सकता है नहीं भी करें। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, संसद को यह शक्ति नहीं है, संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह राज्यों की सीमा समाप्त कर अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय क्षेत्र को अन्य क्षेत्र को दे दे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह राज्यों की सीमा समाप्त कर अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय क्षेत्र को दे दे। अब अगर हम चाहें कि हमारे पिताजी के नाम संपत्ति है, ठीक है, पिताजी के नाम संपत्ति है और हम सोचते हैं कि हम इसको बेच दें या फिर किसी को दे दें रहने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। संसद नहीं चाह सकती। ये कब होगा? जब हम अपने पिताजी से सिफारिश करेंगे और पिताजी के मत को बदलने की कोशिश करेंगे, संशोधन करेंगे, तब होगा। इसी प्रकार जब तक
जब तक हम 368 में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी क्षेत्र को अन्य किसी देश को नहीं दे सकते। अभी बांग्लादेश में कुछ ऐसे क्षेत्र थे हमारे मतलब हमारे भारत के जो हमने बांग्लादेश को दिए हैं और बांग्लादेश में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें हमने संशोधन के तहत लिया भी है। तो वो 3 अनुच्छेद के 3 के तहत आएगा, लेकिन ये बात संसद नहीं करेगी, ये करेगा 368 अनुच्छेद जब तक इसमें संशोधन नहीं होगा। तो जैसे हम अपने पिताजी से जब तक उनके मत का संशोधन नहीं करेंगे, उनसे साइन नहीं करवाएंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, भले ही हम अपने घर में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगला है राज्यों का उद्भव। राज्यों के उद्भव की बात करें तो देखिए, राज्यों का उद्भव है धर आयोग जे ए सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, जेवीपी समिति है जेवीपी समिति। ठीक है, समझ में आएगा तो ठीक है। धर आयोग और जेवीपी समिति। तो अगला नंबर ये पॉइंट है, इस देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर क्या हो, पुनर्गठन हो। अब देखो, भाषा के आधार पर धर आयोग और जेवीपी समिति में कहा गया कि जो राज्य हैं उनको भाषा के आधार पर दोबारा से गठित किया जाए। जो पहले से राज्य बने हुए उनको भाषा के आधार पर गठित किया जाए, ये कहा गया है। तो जेवीपी समिति जो है इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट 1948 में इसने पेश की। जेवीपी ने जून 1948 में भारत सरकार ने जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की और आयोग की जो रिपोर्ट थी वो दिसंबर 1948 में पेश की गई। तो आयोग ने इसमें सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन जो होता है वो भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे ये कहा गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे जो राज्य थे उनमें क्या असंतोष फैल गया, दंगा होने लगे, विरोध होने लगा, बहुत से आंदोलन होने लगे। तो ये जो आंदोलन था काफी टाइम तक चला और फिर उसके बाद परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो कांग्रेस उसने क्या किया, दिसंबर 1948 में एक भाषाई प्रांत समिति का गठन किया। किसका, भाषाई प्रांत समिति का, भाषाई प्रांत समिति का गठन किया। भाषाई प्रांत समिति का गठन समिति। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, इसमें जो इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे इस समिति में, जिसे जेवीपी समिति के रूप में जाना जाता है। अब इसी को ही जो भाषाई प्रांत समिति बनाई गई, इसमें जितने भी अध्यक्ष थे, जो भी इनके हेड थे, उनके द्वारा जो बनाई गई समिति थी उसको ही हम जेवीपी समिति कहा गया। ठीक है, अब इसका कोई अध्यक्ष या संयोजक नहीं था। कहने का मतलब इसका जो कोई अध्यक्ष या संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला या बचा कर रखने वाला। कहने का मतलब अगर हम कोई संगठन तैयार कर रहे हैं तो हम उसके संयोजक हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो कोई संयोजक नहीं, वो केवल और केवल एक संगठन नॉर्मली बन के रह जाएगा और उसका कोई नेतृत्व करता भी नहीं रहेगा। फिर इसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट जो है कब 1949 में प्रस्तुत की। कब की, 49 में। फिर और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। जो बाकी जितनी भी समितियां थी उनको सबको खारिज करते हुए इसने कहा, इस रिपोर्ट ने कहा, भाषाई प्रांत समिति की रिपोर्ट ने कहा 1949 में कि औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। अब देखो,
बात आ गई भाषा की। हालांकि अब देखो 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा। पहला राज्य 1953 में भाषा के आधार पर भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश का गठन किया। अब आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्य भी तो होंगे जो जो अलग अलग मांग रखेंगे अपनी अपनी। भाई हम सीधी बात है, सामने वाले को हम लड्डू दे रहे हैं और उसके बगल में दो चार व्यक्ति और बैठे हैं, उनको पेड़ा दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? अब जो लड्डू पाया है वो तो खुश है, लेकिन जो लड्डू नहीं पाया वो क्या करेगा? वो भी आंदोलन तो शुरू करेगा ना कि भाई उसको अच्छी चीजें दे दी, मुझे नहीं दी। तो यहाँ पे यही कहा गया। अब भाषा के आधार पर अन्य राज्य भी हैं जो कई तरह की मांग करने लगे। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बन गया, फिर और भी ऐसे कई राज्य बने। नहीं, आगे चल के समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारक की पहचान की। अब देखो, जो राज्य का गठन होगा, सॉरी यहाँ पे तो खैर जो भी है, जो राज्य का गठन होगा वो उसमें कहा गया कि 4 आधार होंगे। 4 आधार, आधार मतलब या कारक या आधार। पहला ये होगा कि देश की जो एकता है, देश की एकता सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। और भाषा, भाषा भाषा क्या होगी? सांस्कृतिक एकरूपता, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। दूसरा दूसरा था ये, सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क होना चाहिए। ठीक है। अब प्रत्येक राज्य पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन करे। जैसे कि डीपीएसपी में हम हमने देखा था ना, अन्य अन्य मतलब डीपीएसपी क्या कहता है, अन्य देशों, सॉरी देश कह रहे, अन्य राज्यों के साथ मिलकर या अपने अपने राज्य स्वयं के नियम कानून बनाएं। जो कि हम देखते हैं स्टेट वो सूची में, राज्य सूची है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों जो है नियम बना सकते हैं, विधि बना सकते हैं। स्टेट सूची जो है वो उसमें केवल राज्य हैं और संघ सूची में केंद्र है। ठीक है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। 56 दिनों की इसके लिए एक लंबा विरोध चला, आंदोलन चला, जिसमें 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री रामुलु का निधन हो गया। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे श्री रामुलु, उनका निधन हो गया। आगे ऐसे ही अन्य राज्य अलग अलग दिन और तारीख में अलग अलग कारणों से गठित हुए। अब इनके बारे में हमने नीचे पीडीएफ में पूरा डिटेल से लिख रखा है, जैसे कि दिया हुआ है। 1956 तक भारत में केवल 14 राज्य थे। पश्चिम बंगाल, मुंबई, यूपी, मद्रास, जम्मू कश्मीर, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रांत, मैसूर, केरल, राजस्थान। अब इसके बाद अलग अलग जो है संशोधन, अलग अलग डेट, अलग अलग सन को अन्य राज्यों का भी गठन हुआ। जैसे 1 मई 1960 को गुजरात बना, 15वां राज्य बना। पहले 1960 में गुजरात 15वां राज्य बना। 1963 में नागालैंड 16वां। 1966 में पंजाब 17वां। 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वां। 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, जो कि मणिपुर क्या था, 19, 20 त्रिपुरा, 21 मेघालय। सिक्किम 22वां राज्य बना, जो कि 1975 में बना। और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 23, मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां, जो कि राज्य बने 1987 में। 1987 में ही गोवा राज्य बना, है ना। 1961 तक ये क्या था, पुर्तगाल के पास था। उसके बाद इसका पहले डायरेक्टली इसका जो है राज्य में मिलान नहीं हुआ, जैसे मिलाया नहीं गया। पहले इसको यूटी बनाया गया, फिर 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया।
जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर के बारे में देखिए, काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, करंट में काफ़ी ज़्यादा है कि वहाँ के जो पीओके के पास, जो पीओके क्षेत्र के लोग हैं, जनमत हैं, विलय मांग रहे हैं भारत से। भारत में विलय का जो है, विलय के लिए काफ़ी आंदोलन विरोध चालू है, ताकि जिससे आतंकवाद काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है अभी करंट में। वैसे ही यहाँ पे पहले यूटी बनाया गया, अब जैसे ही जम्मू कश्मीर है, पहले यूटी था, अब राज्य हो सकता है भविष्य में, ऐसी संभावनाएं की जा रही हैं कि हो सकता है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। अगला है 1 नवंबर 2000, 3 राज्य 2000 में बने, जो कि नवंबर में ही उनका गठन हुआ। 1, 9 और 15, 1, 9, 15, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था, यूपी से अलग करके उसको बनाया गया। छत्तीसगढ़ एमपी का था, एमपी से उसको बनाया गया एक क्षेत्र, जैसे कि हमने आर्टिकल 3 में पढ़ा कि छोटे अन्य राज्यों, 2 राज्यों या एक से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर बनाया जा सकता है, ऐसे ही एमपी था। एमपी से क्षेत्र को मिला हटाकर जो है छत्तीसगढ़ बनाया गया। बिहार से झारखंड बना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बना 2 जून 2014 को। अभी करंट की बात है, 6, 7, 8 कितने साल हो गए, 6, 4, 10 साल हो गए। तो आगे हमारा आर्टिकल यहाँ 3 समाप्त होता है, आर्टिकल 3 समाप्त होता है। अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल नंबर 4 है। आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली चौथी अनुसूची शामिल है, एवं पूरक, अनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में क्या है? पहली बात तो ये कि चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में दिया गया है कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को, चौथी अनुसूची में क्या है, 4th शेड्यूल में, स्टेट प्लस सेंटर को जो है ना, जो राज्यसभा की सीटें हैं उनका आवंटन होता है। अनुसूची 4 में दिया गया है, राज्य और केंद्र के बीच राज्यसभा सीट की आवंटन की बात की गई है। राज्यसभा सीट का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा सीट का आवंटन। तो आर्टिकल 4 में कहा गया कि अगर अनुच्छेद 2 या 3 में बताए गए कानून, बताए गए किसी कानून में प्रथम या चौथी अनुसूची में बदलाव करने हों तो इसके लिए ऐसे प्रावधान हैं, और ये प्रावधान कानून के नियमों को लागू करने के लिए ज़रूरी होंगे। साथ ही इसमें जैसे कि आकस्मिक या अचानक अनुपूरक और जो प्रावधान भी हो सकते हैं, उन्हें संसद जैसा जरूरी समझे, संसद के अनुसार है। अब देखो, संसद बात आ गई है, संसद के मत के अनुसार है, इसमें कोई संशोधन या वैसा कुछ नहीं है, यहाँ संसद की बात की गई है। संसद जैसा ठीक समझे, जो उसको सही लगे। और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि चौथी अनुसूची किसी हिस्से को शामिल करना है, अगर चौथी अनुसूची के किसी हिस्से को शामिल करना है, और अनुच्छेद 4 में राज्यों के नाम में बदलाव को अनुच्छेद जो है 4 शामिल करना जरूरी है। अब इस अनुच्छेद में क्या हुआ था, 1948 में, अनुच्छेद 4 में 1948 में चर्चा हुई थी, और एक सदस्य की संक्षिप्तता के लिए अनुच्छेद 2 और 3 को एक ही अनुच्छेद में बदलने की मांग की गई थी। 2 और 3 को एक अनुच्छेद, मतलब इसको मिक्स करके एक बनाना चाहते थे। तो
इसका विरोध भी हुआ, काफ़ी प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इसका विरोध भी किया और 1935 ने भी इस प्रारूप का इस्तेमाल किया था जब संविधान सभा ने इस संशोधन को खारिज कर दिया। तो 1948 को जो अनुच्छेद था उसको अपना लिया गया था। लेकिन जो भी अभी वर्तमान में है, तो वर्तमान में यही है कि अनुच्छेद 2 और 3 में के अंतर्गत जो कानून बनाए गए हैं पहली चौथी अनुसूची में एवं पूरक अनुसंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, जैसा संसद ठीक समझे, मैं फिर से कह रही हूँ, जैसा संसद ठीक समझे। ऐसा नहीं है कि जो है जो मर्जी आए वही करें, संशोधन करके ये कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये होती है राज्यों की बात। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की। क्यों बनते हैं केंद्र शासित प्रदेश? क्यों, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को क्यों बनाया जाता है? क्या कारण है कि केंद्र शासित ही बनते हैं, डायरेक्ट राज्य क्यों नहीं बने? पहले भी हमने देखा कि कई जगह अभी शब्द का मतलब क्या होता है, केंद्र शासित मतलब केंद्र के द्वारा शासित, वहाँ पे केंद्र का शासन होगा। अच्छा, तो इस पर हम ये बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ। आपने देखा होगा आज़ादी से पहले या आज़ादी, तो सॉरी वो पता नहीं क्या हो गया था। तो देशी रियासतों की बात करें तो जैसे कि आज़ादी के बाद पूरा भारत एक नहीं था। पहले कुछ प्रांत ऐसे थे, दो श्रेणियों में बटे थे। एक तो ब्रिटिश प्रांत में बटे थे, कुछ जो है ब्रिटिश शासन के अधीन थे, और कुछ राजशाही थे, राजा के शासन में थे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश जो है भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। और देशी रियासतों को तीन विकल्प, देखो देशी रियासतों को उस टाइम क्या किया गया, तीन विकल्प दिए गए। या तो तुम भारत में शामिल हो जाओ, पहला। दूसरा था या तो तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। तीसरा था या तो तुम स्वतंत्र जाओ। उस टाइम लगभग 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी, मतलब भारत के अंतर्गत आती थी, और 549 भारत में शामिल भी हो गई। लेकिन जो बची हुई थी उन्होंने शामिल होने से क्या किया, इनकार कर दिया। उसमें से कौन कौन से थे, जैसे कि हैदराबाद, हमने देखा हैदराबाद है, जूनागढ़ है और जम्मू कश्मीर है। तो लेकिन कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। जैसे कि हैदराबाद को तो पुलिस कार्यवाही से, जबकि हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से जब वल्लभ भाई पटेल जी थे, काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने भी, और उसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा शामिल किया गया। जूनागढ़ को प्लेबिसाइट यानी कि जनमत संग्रह के द्वारा इसको एक किया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। 1950 में जब भारतीय संविधान 1950 में संविधान ने भारतीय संघ को जो है भारतीय संघ के जो राज्य थे उनको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। भाग का, भाग खा, भाग्गा और भाग खा। इसमें हमने पीडीएफ में नहीं लिखा है, थोड़ा बहुत समझ लीजिए, बाकी ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है कि यूपीएससी एस्पिरेंट को। भाग का में जो है 9 राज्य थे, भाग खा में भी 9 राज्य थे, लेकिन भाग्गा में 10 थे, और भाग खा में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया उस टाइम। तो इस प्रकार हम, जैसे कि कुछ क्षेत्र जो थे ना, ऐसे ही जो बनाए गए, मतलब अपने देश में मिलाए गए, ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेशों का जो है निर्माण हुआ। फिर उन्हें राज्य में बनाया गया। राज्य का मतलब होता है वो एकदम से संबंधित हो गए। अब जैसे कि विलय पत्र के द्वारा किया गया, लेकिन अभी भी पीओके जो पूरा जम्मू कश्मीर है, वो पूरा जम्मू कश्मीर कहाँ अपने भारत में राज्य के, जब पूरा जम्मू कश्मीर अपने भारत में होगा विलय पत्र के द्वारा, तब हम उसे स्टेट का दर्जा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो यहीं तक है। आर्टिकल 2 और 3 4 तक हमारा समाप्त हो चुका है।
अगले से हम मौलिक अधिकार पे बात करेंगे। मौलिक अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं और कैसे मौलिक अधिकार आए, मौलिक अधिकारों में कहाँ से कहाँ तक क्या आर्टिकल हैं, क्या कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, क्या क्या हमें मिला हुआ है और क्या नहीं मिला हुआ है, किसमें रिस्ट्रिक्शन है। तो इस प्रकार हम बातें करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और मतलब और भी अधिक अगर जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए तो आप लोग सपोर्ट करें और ऑफलाइन कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।